हाँ जी, नमस्कार सभी को। हम आप सबका स्वागत करते हैं हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल YS इंस्टीट्यूट पर। तो देखिए, जैसा कि हम आप देख रहे हैं कि आज हमारा टॉपिक आपके सामने है, जिसका नाम है रासायनिक सूत्र का निर्माण। तो आज हम समझने वाले हैं कि रासायनिक सूत्र का निर्माण किस प्रकार होता है। पिछली क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, जहाँ पे हमने आपको तत्व, यौगिक, इन सब के बारे में समझाया था। आज हम समझने वाले हैं रासायनिक सूत्र, और रासायनिक सूत्र बनता कैसे है, इन सब के बारे में भी हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। लेकिन उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उससे पहले आपको कुछ तत्वों के नाम याद होने चाहिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हम आपको बताते हैं तत्वों के नाम। तो आप एक टेबल बनाइएगा, हमारे साथ क्रिएट कीजिएगा। क्या क्या लिखना है आपको उसमें। एक तो लिखेंगे आप परमाणु क्रमांक, है ना। एक क्या लिखेंगे, परमाणु क्रमांक, और एक में लिखेंगे तत्व का नाम, और एक में लिखेंगे उसका प्रतीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहां पर परमाणु क्रमांक, तत्व का नाम और प्रतीक। आपको इसके लिए क्या क्या याद होना चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 30 तक के तत्व तो याद होने ही चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, वो भी हम आपको लिखवाएंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला तत्व है पहला हाइड्रोजन। कौन सा है, हाइड्रोजन। प्रतीक क्या है, H। दूसरा कौन है, हीलियम। प्रतीक क्या है, He। तीसरा है लिथियम। प्रतीक क्या है, Li। चौथा बेरिलियम, बेरिलियम, Be। पांचवा है बोरॉन, B। छठवां है कार्बन, C। सातवां है नाइट्रोजन, N। आठवां है ऑक्सीजन, O। नौवां है फ्लोरीन, F। 10वां है नियॉन, Na। बेसिकली अगर हम बात करें ये परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो इसके बारे में जब परमाणु वाला चैप्टर है उसमें पढ़ाया जाता है। परमाणु क्रमांक और कुछ नहीं है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पहले तो ये 10 हमने आपको बताए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सोडियम। 11वां नंबर किसका है, सोडियम का। सोडियम, Na। 12 नंबर मैग्नीशियम, Mg। 13 नंबर एल्यूमिनियम, Al। 14 नंबर सिलिकॉन, Si। 15 नंबर फॉस्फोरस, P। 16 नंबर सल्फर, S। 17 नंबर क्लोरीन, Cl।
18 नंबर आर्गन Ar, 19 नंबर पोटेशियम K और 20 नंबर कैल्शियम कैल्शियम Ca। तो BCa हो गए आपके। नेक्स्ट इक्कीस नंबर स्कैंडियम Sc, 22 नंबर टाइटेनियम Ti, 23 नंबर वेनेडियम V, 24 नंबर क्रोमियम Cr, 25 नंबर मैग्नीज Mn, 26 नंबर आयरन Fe, 27 नंबर कोबाल्ट CO, निकेल 28 नंबर Ni, 29 नंबर कॉपर Cu और 30 नंबर जिंक Zn। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण है जिनका आपको नाम पता हो, परमाणु क्रमांक याद हो ना हो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उनके प्रतीक और तत्व का नाम पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें बेरियम, ये कुछ एक्स्ट्रा में है जो आपको पता होना चाहिए, इनके परमाणु क्रमांक की आपको आवश्यकता नहीं है। बेरियम Ba, आयोडीन I, सिल्वर Ag, ब्रोमीन Br, है ना, और लेड Pb, मरकरी Hg, प्लेटिनम Pt, गोल्ड Au। ये कुछ और एक्स्ट्रा में है जो आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं जल्दी से इसे रिपीट कर देता हूं, आप साथ में नोट कीजिएगा। पहले पे हाइड्रोजन, साथ में बोलिएगा हमारे साथ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इसके साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। बेरियम, आयोडीन, सिल्वर, ब्रोमीन, लेड, मरकरी, प्लेटिनम और गोल्ड, ये वो इंपॉर्टेंट तत्व हैं जो आपको याद होने ही चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, जब हम रासायनिक सूत्र बनाना सिखाएंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से आप जितना हो सके इनको याद कीजिएगा, बार बार इन्हें रिपीट कीजिएगा, आपको ये याद हो जाएंगे, है ना। इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, चलिए अब हम क्या समझते हैं आयन के बारे में। अब आयन क्या होते हैं, तो आयन का मतलब क्या है थोड़ा सा समझेंगे कि धनावेश या ऋणावेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को, यानी हो सकता है उस पर धनावेश हो सकता है उस पर ऋणावेश हो, तो इसे क्या कहा जाता है, आयन कहा जाता है। धनावेश या ऋणावेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहा जाता है, आयन कहा जाता है। आयन कितने प्रकार के होते हैं,
आयन दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? धनायन और दूसरा कौन सा? ऋणायन। धनायन क्या है भाई? सिंपल सी बात है, यदि परमाणु या परमाणुओं के समूह पर धनावेश है तो उसे क्या कहा जाता है? धनायन कहा जाता है। यदि उन पर ऋणावेश है तो उसे क्या कहा जाता है? ऋणायन कहा जाता है। तो धनायन क्या होता है? धनावेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को धनायन कहते हैं। ऋणायन क्या है? ऋणावेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऋणायन कहा जाता है। यहां से आप एक छोटी सी चीज मैं आपको थोड़ी सी सिखाना चाहूं। क्या होता है कि जे टॉमसन ने जब अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था तो परमाणु मॉडल प्रस्तुत करते हुए उन्होंने एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? उन्होंने बताया था कि किसी भी परमाणु में, यानी परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। यदि परमाणु उदासीन है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। यानी अगर किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है तो वो परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। इसी तरीके से अगर बात की जाए कोई अणु भी हो, अगर उस पर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाती है तो वो भी उदासीन होता है। कोई भी पदार्थ हो, अगर उस पर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है तो वो कैसा होता है? उदासीन होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल। इसके बाद अगर बात की जाए कोई धनावेशित परमाणु हो जाए, और कोई भी धनावेशित परमाणु कब होगा? वह कोई भी परमाणु धनावेशित तब होगा जब प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाए, उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाए? कम हो जाए। प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? कम हो। इसके अलावा कोई भी परमाणु या परमाणुओं का समूह ऋणावेशित कब होगा? तो ये ऋणावेशित कब होगा? जब प्रोटॉनों की संख्या कम हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो। इस चिन्ह का मतलब तो आप समझ पा रहे होंगे, ये बड़ा है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, प्रोटॉनों की संख्या कम है। प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? कम है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी कंसेप्ट पे आधारित ये चीज निकल कर आई है कि यदि किसी तत्व के परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो उस पर प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। और उसी धनावेश युक्त परमाणु को क्या कहा जाएगा? धनायन कहा जाएगा। और यदि किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई और प्रोटॉनों की क्या हो गई? कमी हो गई, तो उस पर ऋणायन आ जाता है। कौन सा आयन आ जाता है? ऋणायन आ जाता है। तो इसी कंसेप्ट पे आधारित एक छोटी सी चीज है, जैसे कि आप देखें यहां पर आपके सामने मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना था? 12। तो 12 था, तो इसमें देखो ये कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। यदि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो जैसे इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो देखो क्या बन गया? Mg2+। यानी 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 1 प्लस आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 प्लस आएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो उस पर क्या आएगा? 3 प्लस आएगा, है ना। इसी तरीके से आप देखें यहां पर क्लोरीन है, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, इस पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, इस पर जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो आप देख पा रहे होंगे इस पर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन कितने हैं? 17 हैं, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? अधिकता। तो इस पर देखो माइनस आ गया। यानी अगर किसी तत्व पर 1 माइनस आता है उसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई। अगर किसी पर 2 माइनस आता है तो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, मतलब जितने पहले थे उससे वृद्धि हो गई। और 3 माइनस आता है तो 3 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई। इसी तरीके से अगर बात की जाए बेटा कि अगर 1 प्लस आता है तो इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, पर एक परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और यदि 2 प्लस आता है तो उस पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई।
और अगर 3+ आता है तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जैसे आप देख पा रहे हैं यहां से कि इस पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो Mg2+ आ गया, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती तो एक बार प्लस आता, है ना। आई थिंक आपको धनायन ऋणायन वाली बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद देखो, ये जो सारी चीजें हैं इन्हें आपको नोट करना है साथ साथ में, क्योंकि जब आप साथ साथ में नोट करेंगे तब आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, है ना बेटा। चलो नेक्स्ट हमारी जो बात है वो क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर हम आपको कुछ महत्वपूर्ण धनायन और ऋणायन है वो हम आपको बताने वाले हैं। बेसिकली आपके क्लास 9th में ये सब चीजें दी हुई हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिखवा रहे हैं जिससे आपको याद रहे, है ना। देखो सबसे पहले जैसे देखो हमारे पास लिखे हुए हैं ऑलरेडी, ऐसा नहीं है हमारे पास नहीं लिखे हैं, देखो ये लिखे हुए हैं, है ना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं आपको लिखवा रहे हैं खुद, जिससे क्या करें कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए हमारे साथ में लिखने की, है ना। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले K+, इसे क्या कहा जाता है, पोटेशियम। पहले हम धनायन लिखेंगे फिर ऋणायन लिखेंगे, है ना। पोटेशियम, Na+, सोडियम, Na+ के बाद Li+, लिथियम, Ag+, सिल्वर, H+, हाइड्रोजन, Cu+, कॉपर फर्स्ट, क्या कहा जाता है, कॉपर फर्स्ट, या इसी को क्या कहते हैं, Q+, Cu2+, इसे क्या कहा जाता है, कॉपर सेकेंड यानी क्यूप्रिक। इसके अलावा Fe2+, आयरन सेकेंड, या इसी को कहा जाता है फेरस। Fe3+, आयरन थर्ड, इसी को कहा जाता है बेटा फेरिक। क्या कहा जाता है, फेरिक। Ba2+, बेरियम, Be2+, बेरिलियम, Ca2+, कैल्शियम, है ना बेटा। इसके अलावा Zn2+, जिंक, Pb2+। ये जो महत्वपूर्ण लिखवा रहे होने को तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको महत्वपूर्ण बता रहे हैं, है ना। और इसमें कोई इंपोर्टेंट जो आपको लगता हो, Al3+, एल्यूमिनियम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्लस वाले हैं जो आपको पता होने चाहिए। धनायन कौन कौन से, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, सिल्वर, हाइड्रोजन, कॉपर फर्स्ट जिसे क्यूप्रस कहते हैं, कॉपर सेकंड क्यूप्रिक, आयरन सेकंड फेरस, आयरन थर्ड फेरिक, Ba2+ बेरियम, Be2+ बेरिलियम, Ca2+ कैल्शियम, Zn2+ जिंक, Pb2+ लेड और Al3+ एल्यूमिनियम और Mg2+ मैग्नीशियम। ये महत्वपूर्ण धनायन है जो आपको क्या होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, है ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लो आगे बढ़े। चलो अब कुछ महत्वपूर्ण ऋणायन वाले देखते हैं। सबसे पहले F-, इसे क्या कहा जाता है, फ्लोराइड। क्या कहा जाता है, फ्लोराइड। Cl-, क्लोराइड। Br-, ब्रोमाइड। I-, आयोडाइड। H-,
हाइड्राइड, O2 माइनस ऑक्साइड, O2 2 माइनस पर ऑक्साइड, S2 माइनस सल्फाइड, N3 माइनस नाइट्राइड, P3 माइनस फॉस्फाइड, है ना। ये कुछ महत्वपूर्ण माइनस वाले हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये आपके कौन से थे? ये परमाणु के आयन थे। अब परमाणुओं के समूह के आयन भी आपको पता होने चाहिए। क्या? OH माइनस। देखो बेटा, हम यहां पर कोष्टक लगा रहे हैं। कोष्टक क्यों लगा रहे हैं, इसकी कहानी आपको आगे समझ में आएगी। आप भी साथ में कोष्टक लगा के पढ़ना, है ना, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। OH माइनस, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हाइड्रोक्साइड, है ना। NO3 माइनस, इसे क्या कहा जाता है? नाइट्रेट। इसके बाद SO4 2 माइनस, इसे क्या कहा जाता है? सल्फेट। क्या कहा जाता है? सल्फेट। CO3 2 माइनस, इसे क्या कहा जाता है? कार्बोनेट। और HCO3 माइनस, इसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कोई महत्वपूर्ण जो आपको लगता है इसमें रह गया हो? SO3 2 माइनस, इसे कहा जाता है सल्फाइट। क्या कहा जाता है? सल्फाइट। तो ये वो महत्वपूर्ण यौगिक हैं जो आपको पता होने चाहिए। महत्वपूर्ण क्या है? परमाणुओं के आयन, परमाणुओं के समूह के आयन। जो आपको याद होंगे तो आपको रासायनिक सूत्र बनाने में कतई कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़े। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, या नोट कर लो, नोट भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। चलो थोड़ा सा एक बार इसे हम रीड करेंगे जो ऑलरेडी आपके सामने बना हुआ है ना। यहाँ पर अगर हमें कोई लगता है महत्वपूर्ण जो वहां पे छूट गया है तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोडियम Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, कॉपर फर्स्ट, इसे Cu+, मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+, जिंक Zn2+, आयरन सेकंड Fe2+, कॉपर सेकंड Cu2+, एल्यूमिनियम और आयरन थर्ड Fe3+, हाइड्रोजन H+, हाइड्राइड H-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, ऑक्साइड O2-, सल्फाइड H2-, नाइट्राइड N3-, अमोनियम रह गया था हमारा, अमोनियम भी लिख लेते हैं यहां पर NH4+, अमोनियम, है ना। इसके अलावा हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-, कार्बोनेट CO3 2-, सल्फाइड SO3 2-, सल्फेट SO4 2-, फॉस्फेट, फॉस्फेट PO4 3-, फॉस्फेट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, महत्वपूर्ण धनायन और ऋणायन थे जो हमने आपको बताइए, आपको याद करने हैं। याद हो जाएंगे तो आपको रासायनिक सूत्र बनाने में मजा आएगा, है ना। चलिए इसे भी पढ़िएगा। ये कुछ और आपको PDF में मिल जाएगा, जो जरूरत होगी उनको हम यूज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ऑक्जेलेट C2O4 2- होता है, डाइक्रोमेट Cr2O7 2- होता है, क्रोमेट CrO4 -2 होता है, ये फॉस्फाइड PO3 3- होता है। ये आपको कुछ और महत्वपूर्ण दिए हैं, जहां हमें जरूरत होगी इनका भी हम क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे, है ना। अब रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक सूत्र के बारे में समझते हैं। रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र किसी रासायनिक यौगिक को इस प्रकार निरूपित करता है, यानी रासायनिक सूत्र क्या करता है? रासायनिक यौगिक को बताता है कि ये किस यौगिक का सूत्र है।
जिससे पता चलता है कि वह यौगिक किन किन तत्वों के कितने कितने परमाणुओं से मिलकर सामान्य प्रयोग में प्रायः वह किन किन परमाणुओं के तत्वों से मिलकर बना है, यानी किन किन तत्वों के परमाणुओं को उसमें प्रयोग किया गया है, यह हमें बताता है कौन, रासायनिक सूत्र। और क्या पता चलता है, सामान्य प्रयोगों में प्रायः अणु सूत्र के लिए भी रासायनिक सूत्र का ही प्रयोग किया जाता है। यानी चाहे हमें रासायनिक सूत्र देना हो तो हम क्या करते हैं, रासायनिक सूत्र से हमें क्या जानकारी मिलती है, हमें यह जानकारी मिलती है कि जब कोई रासायनिक सूत्र दिया गया है किसी यौगिक का, तो उस यौगिक में कौन कौन से तत्वों के कितने कितने परमाणु हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें C6H12O6, ये आपके सामने एक रासायनिक सूत्र लिखा है जो कि ग्लूकोज का है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कार्बन की संख्या 6 है, हाइड्रोजन की संख्या 12 है और ऑक्सीजन की संख्या 6 है। जैसे मैंने लिखा H2SO4, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, है ना। तो ये बेसिकली किसके बारे में है, रासायनिक सूत्र की परिभाषा है, जो आप पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगी। आई थिंक मैंने आपको समझा दी है, अब आपको ये क्लियर होगी। ठीक है, चलिए अब रासायनिक सूत्र का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, तो रासायनिक सूत्र का निर्माण करना हम सीखते हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि रासायनिक सूत्र, ये जो हम रासायनिक सूत्र सीख रहे हैं ये बेसिकली हम आयनिक यौगिकों के लिए सीख रहे हैं। कौन से यौगिकों के लिए, आयनिक यौगिकों के लिए। तो रासायनिक सूत्र जो अभी हम सीख रहे हैं हमेशा धनायन व ऋणायन यहां पर लिख देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आयनिक यौगिक के रासायनिक सूत्र हमेशा धनायन व ऋणायन से मिलकर बनेंगे। यानी एक हमें धनायन लेना है और एक हमें ऋणायन लेना है, आपको ये पता होना चाहिए। एक धनायन होगा और एक क्या होगा, एक हमारा ऋणायन रहने वाला है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, उनके आयनों को आपस में बदल देते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्यों बदल देते हैं? क्या होता है कि उनकी संयोजकताएं जो होती हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं, जिससे वो जो रासायनिक यौगिक बने वो कैसा हो जाए, वो उदासीन हो जाए। और वो उदासीन हो जाएगा तो हमें क्या क्लियर हो जाएगा कि कोई भी यौगिक, कोई भी अणु हो, वो अपने आप में कैसा रहता है, हमेशा उदासीन रहता है। कैसा रहता है, उदासीन, जब तक उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता ना हो। ठीक है, ये आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। अब जरा आप यहां से समझेंगे कि फर्स्ट स्टेप रासायनिक सूत्र का निर्माण कैसे होगा। सबसे पहले ध्यान से देखना आप लोग, एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा। क्या है बेटा कि यहां पर मान लीजिए अपने पास कोई एक प्लस वाला परमाणु या परमाणुओं का समूह है, जिसकी वैलेंसी दी है आपको प्लस में, यानी प्लस ए, या हम इसे बोल सकते हैं ए प्लस। और दूसरा है आपके पास बी, ये फर्स्ट स्टेप है, और जिसकी वैलेंसी आपको दी है बी माइनस। एक ए प्लस में है और बी हमारा माइनस में। सबसे पहले क्या करना है, इसकी जो वैलेंसी है वो इसको नीचे लिख लो। जो ऊपर संख्या लिखी है उनको क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे लिखना है। फिर अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में आपको क्या देखना है कि जो ए जैसे का जैसा है उसे एज इट इज लिख लो। ए के नीचे इसका बी आ जाएगा, ये वाला जो नंबर है वो नीचे आ जाएगा। फिर बी लिखो, बी के नीचे इसका ए आ जाएगा, और ये बन गया आपका रासायनिक सूत्र। फिर से समझो ध्यान से, आपको दिया है ए जिस पे प्लस में है, प्लस का ए, बी माइनस का बी दिया है ऊपर। सबसे पहले इनके ऊपर जो संख्या लिखी है उन्हें नीचे लिखेंगे, पहला काम। दूसरा क्या करना है, ए को एज इट इज लिखो, ए के नीचे ये जो बी है छोटा वाला नंबर उसे लिख दो। फिर बी को लिखो, बी के नीचे इसका ए का जो नंबर है वो उसे लिख दो। जैसे कि आप याद रखना कि अगर एक प्लस लगा है और एक माइनस लगा है, इसका मतलब हम एक लिखेंगे यहाँ पर। अगर दो प्लस लगा है या दो माइनस लगा है, इसकी जगह पे हम दो लिखेंगे। और 3 प्लस या 3 माइनस लगा है, इसकी जगह पे हम किसका प्रयोग करेंगे, 3 का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
अगला पॉइंट, अगला स्टेप क्या होगा बेटा आपका कि कभी कभी क्या होगा कि a प्लस और b माइनस दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कभी कभी क्या होगा कि ऐसे ही आप सूत्र बना रहे हैं, सेकंड स्टेप में सूत्र बना रहे हैं तो a प्लस का है और b आपका माइनस का दिया हुआ है, तो जब आप यहां पर लिखेंगे a और b और आपने क्या पाया a और b बराबर हो गए, तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, सीधा आपको a भी उतार देना है बस, और आपका बन गया रासायनिक सूत्र। फिर से समझो, आपको दिया है a प्लस में, b माइनस में। क्या करना है, मान लीजिए a और b दोनों बराबर दिए हैं, यानी 2 प्लस 2 माइनस, 3 प्लस 3 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस। समझ में आ रहा है? अगर ये बराबर हो जाए तो सूत्र में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको a भी लिख देना है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं, ध्यान दें आप लोग। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें बनाना है किसका, मैग्नीशियम नाइट्राइड। किसका सूत्र बनाना है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब जरा आप देखेंगे टेबल में जो हमने आपको बनवाई है कि मैग्नीशियम कहां है, तो देखो मैग्नीशियम 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 मैग्नीशियम, ये रहा मैग्नीशियम Mg2+। तो टेबल को आपको याद होना चाहिए, मैग्नीशियम मतलब Mg2+। देखो हमें याद है लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे बनाना है, नहीं आप सोचो सर तो देख के बना रहे, नहीं यार हमें याद है। मैग्नीशियम मतलब Mg2+ और नाइट्राइड मतलब N3-, यानी प्लस वालों को प्लस वाली जगह पे ढूंढोगे, माइनस वालों को माइनस वाले की जगह पे ढूंढोगे। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 प्लस है, यानी इसका मतलब है 2 है, यहाँ पे 3 प्लस है, इसका मतलब 3 है। तो सूत्र कैसे बनेगा, सूत्र बनेगा, देखो Mg को एज इट इज लिख लो, Mg के नीचे इसका 3 लिख देंगे, यही तो बताया। A को एज इट इज लिखो, इसके नीचे B लिख दो, Mg को एज इट इज लिखा, इसका 3 इसके नीचे लिख दिया, N लिखो, N के नीचे इसका 2 लिख दो, और सूत्र बन गया मैग्नीशियम नाइट्राइड का। बताओ क्लियर हुआ, हाँ या ना? अरे हो गया होगा यार, इतने आराम से जो बताया है। इसके बाद अगला मान लीजिए आपको सूत्र बनाना है, किसका बनाना है, किसी का भी बना लो सर। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम का मतलब है Mg2+ और क्लोराइड का मतलब है Cl-। तो क्या करना है, इसका मतलब है 2, इसका मतलब है प्लस। देखो माइनस का मतलब क्या बताया, 1। क्या करना है, Mg को एज इट इज लिखो, Mg के नीचे इसका 1 लिखेंगे, फिर Cl को लिखेंगे, Cl के नीचे इसका 2 लिख देंगे, ठीक है। तो सूत्र क्या बन जाएगा, MgCl2। देखो एक लिखने की हमें जरूरत होती नहीं है, तो एक हमने लिखा नहीं है, तो सूत्र बन गया MgCl2, ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल और देखो बेटा, ध्यान से देखना क्या है, ले लेते हैं हम कौन सा एग्जाम्पल, कैल्शियम ले लें, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम का मतलब है Ca2+, ऑक्साइड का मतलब है O2-। तो अब आप ध्यान से देखो, ये 2+ और 2- बराबर नहीं हो गया, यानी यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। भाई इतना सिंपल सा है, अगर ये 2 और 2 बराबर हो गए तो आप इसका सूत्र नहीं बना पाएंगे, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट CaO लिख दो और सूत्र बन गया। बताओ क्लियर हुआ यार, इतना सिंपल सा है, बना लोगे, इतना हम समझ पा रहे हैं। जैसे यहां पर एक और एग्जांपल लिख देते हैं, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक मतलब Zn2+, ऑक्साइड मतलब O2-। आप देखो 2+, 2- दोनों बराबर हो गए, यानी ये 2 और ये 2 बराबर हो गए, और जैसे ये बराबर हो गए तो बेटा डायरेक्ट आपको सूत्र लिख देना है ZnO, और आपको कतई कोई खिचड़ी नहीं पकानी, डायरेक्ट ये आपका आंसर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। समझ में आया, हाँ या ना, क्लियर है? आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टेप बचा और हम क्लास को जल्दी से खत्म करते हैं, बस। चलो अब हमारा जो लास्ट स्टेप बचा है वो इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना, वही नियम इसमें भी लागू होंगे। क्या करना है, यहां पर हमारे पास रहेगा प्लस का A, और यहां पर कुछ इस फॉर्म में आपको सूत्र दिया जाएगा BC
हो सकता है BC अकेला हो सकता है नीचे कोई संख्या D लगी हो, और इधर क्या रहेगा कोष्टक, और यहाँ पर रहेगा B माइनस का, यानी एक प्लस का है। हो सकता है ऐसा प्लस में इस तरफ भी हो सकता है, जैसे अमोनियम के लिए, उसके भी एग्जाम्पल हम आपको करवाएंगे, लेकिन फिलहाल ये महत्वपूर्ण है, A प्लस में है और BCD B माइनस का है। फिर से ध्यान देना, ये हमें लिखना है नीचे A, और इसका हमें B लिखना है नीचे, ये D नहीं लेके आना है। तुम क्या गलती कर दोगे, D को लेके आ जाओगे, ना ना बेटा, किसे लेकर आना है, B को। सूत्र बनाते टाइम क्या करना है, A एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, A के नीचे ये B लिख देंगे, BCD एज इट इज, कोष्टक के बाद जैसा लिखा है BCD वैसा लिखेंगे, कोष्टक लगा हुआ है तो कोष्टक लगा दो, और इधर क्या आ जाएगा इसका A। कोष्टक को विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि आप कोष्टक लगाने में गलती कर दोगे। ऐसा क्यों सर, हम कोष्टक क्यों लगा रहे हैं, ऐसा इस वजह से हो रहा है बेटा, क्योंकि यहां पर एक तत्व के परमाणु नहीं है, अलग अलग तत्व हैं, और जो संयोजकता मल्टीप्लाई होगी वो पूरे के साथ होगी, है ना, तो इस वजह से कोष्टक लगाए। इसका एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम का क्या है, एल्यूमिनियम Al3+, सल्फेट मतलब SO4 2- लिखवाया है, एल्यूमिनियम 3+, सल्फेट SO4 2-। यहां पे इसका 3 है और यहां पे इसकी कितनी है, 2 है, 2 है ना। चलो क्या करना है, सूत्र बनाओ, Al के नीचे इसका 2 आ जाएगा, 4 लेके नहीं आना है, 2 लेके आना है। फिर SO4 कोष्टक लगाए तो कोष्टक लगाओ बेटा, ये 3 इसके नीचे लगा दो, कोष्टक के नीचे, तो ये बन गया सूत्र किसका, एल्यूमिनियम सल्फेट का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, तो जिंक मतलब Zn2+ और नाइट्रेट मतलब NO3-। कैसे सूत्र बनेगा, ध्यान देना आप, क्या करना है, इसका 2 होता है, इसका माइनस का मतलब क्या बताया था, 1। सूत्र बनाते टाइम क्या करना है, Zn के नीचे इसका 1 आ जाएगा, फिर NO3 कोष्टक के साथ जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे, बाहर इसके 2 लिख देंगे। चूंकि 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सूत्र बन जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, ZnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। एक और लास्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम मतलब Ca2+ और कार्बोनेट मतलब CO3 2-। अब बेटा ध्यान से देखना, ये 2+, ये 2-, देखो दोनों बराबर हो गए ना, वही नियम, अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो सूत्र क्या बन जाएगा, Ca, और डायरेक्ट लिख देंगे CO3। सर आपने कोष्टक नहीं लगाया, कोष्टक लगाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि बराबर थे, कट गए थे, तो डायरेक्ट सूत्र क्या बन गया, CaCO3, ठीक है। आई थिंक आपको ये जो सूत्र बनवाए ये सब क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए, ये थोड़ी आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, तो अब हमारी मुलाकात होगी अगली क्लास में, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार, राधे राधे।